हेलो एवरीवन, 100 डेज मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम केस स्टडीज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 के तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो, एक एक चीज़ को तुमने अंडरस्टैंड भी कर लिया है और पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, लर्न भी कर लिया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें सारे कॉन्सेप्ट याद होते हैं बट क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडीज़ आ रही हैं। तो उस केस में केस स्टडीज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केस स्टडीज़ में क्या पूछा जाता है, क्या उसका मतलब क्या है। देखो, हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ना हमें कोई ना कोई सिचुएशन दी होती है और सिचुएशन में हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ मैनेजर अगर तुम होते, क्लास 12th ना स्टूडेंट ना होकर के अगर तुम एज अ मैनेजर होते तो इस सिचुएशन में हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुम इस सिचुएशन में रह करके क्या करते, वो हमसे वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन में तुम्हारे को डायरेक्ट आंसर नहीं समझना है, तुम्हें पहले सिचुएशन को एनालाइज करना होगा कि सिचुएशन क्या कर रही है, उसमें क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे हमें आंसर करना होता है। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चंस का ये तो हमारा सिनेरियो हो गया। अब बात आती है कि मैम इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो समझो, हमारे को जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कुछ, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मान लो, टिप्स मान लो, चलो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले तुम्हें हमेशा स्टार्ट करना है क्वेश्चन से। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको तुम क्या करो, केस स्टडी को बाद में रीड करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी तो हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन करने वाले, तो हमें क्लियर है कि चैप्टर 1 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन होगा। बट जब हम पेपर में जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर हमें पता नहीं होता, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला तुम आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन है क्या। जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें 2-3 बातें निकालनी है। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा चैप्टर है। देन आइडेंटिफाई कर लो उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, या हाँ टॉपिक है। देन आइडेंटिफाई कर लो इस टॉपिक का भी कौन सा सब टॉपिक है। ठीक है, कौन से सब टॉपिक है। अगर सपोज है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई, अगर तुम आगे पढ़ रहे हो तो किसी साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल दिया, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इज द आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी तो अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कौन से पॉइंट की बात है हमें वहाँ तक पहुँचना है। देन उनके हेडिंग्स पे आ जाते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास कि हमें किसी के मेरिट्स डीमेरिट्स जानने हैं, तो पहले हमें उसको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम उसके सब टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको टॉपिक ना लिख करके मैं लिखती हूँ कि ये हमारे को पहले कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। देन हमें आइडेंटिफाई करना है उस कॉन्सेप्ट के अंदर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम ये 3 चीज़ें फाइंड आउट कर पाते हो तो अब तुम नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ सकते हो, जहाँ पर तुम्हें एक्चुअल केस स्टडी पे जाना है। ठीक है, अब केस स्टडी पे जा करके तुम्हें जब पता चल चुका है कि ये वाला टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता चला कि प्रिंसिपल्स, या प्रिंसिपल छोड़ो, हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं ना, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तुम्हें पता चला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव्स 3 तरीके के थे, कौन कौन से थे? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जब केस स्टडी रीड करनी है तो अब फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से टाइप के बारे में बात हो रही है। उसके लिए तुम क्या करोगे, हाईलाइट करोगे कीवर्ड्स को। तो पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड पॉइंट में तुम क्या करोगे, रीड द पैसेज। ठीक है, बट आई विल से कि पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली रीड करना है और कोशिश करना एटलीस्ट
2 टाइम्स। अगर टाइम है हमारे पास तो कम से कम 2 बार पढ़ो, और टाइम नहीं है तो 1 बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैम कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ के हमें से तुरंत लगता है, डायरेक्ट लगता है कि यार यही होगा, बट कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं भी होता, हमारे को ऐसे एकदम से 2 पॉइंट के बीच में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दोनों को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब जैसे ही तुमने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद तुम्हें क्या मिलेंगे, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो तुम उन कीवर्ड्स को क्या करोगे, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे, हाईलाइट कीवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट करना है तुम्हें फ्रेम द आंसर, ठीक है। अब तुम्हें आंसर फ्रेम करना है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं है केस स्टडी वाला, केस स्टडी बहुत छोटा सा काम है, बट जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब प्रैक्टिस नहीं करता, पहली बार पेपर में सॉल्व करता है, तो परेशानी होनी ही होनी है, ठीक है। तो अब मेरे साथ तुम केस स्टडी प्रैक्टिस करने वाले हो। इसके बाद तुम्हारा काम क्या रहने वाला है कि हम जैसे ही क्लास ओवर हो, हम 2-3 केस स्टडी एक्स्ट्रा, कोई भी बुक जो बुक हम रेफर कर रहे हो उनको सॉल्व करके देखें, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट्स को नोट कर लो। आई वुड सजेस्ट कि इन पॉइंट्स को फटाफट नोट कर लो, ताकि तुम्हारे को बाद में भी याद रहे कि कैसे कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करना है, ठीक है जी। डन, फटाफट से देख लो इसको। आगे बढ़ते हैं। पहली केस स्टडी हमारे पास ये आ रही है। जैसे मैं तुम्हें कहा कि हम केस स्टडी से शुरुआत नहीं करेंगे, हम इसके क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस क्या है, फटाफट से देखो। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट which would help Global Tech Limited in bringing together the efforts of employees and specialists to achieve common goal। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को साथ में लाने की बात हो रही है। तो साथ में लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, हमें पता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहीं तो पढ़ा है। चलो, अब कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको स्टेट करना है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि लाइन भी कोट कर देना, किससे तुम्हें पता चला कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, और उसकी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस लिख देना। चलो जी, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि किसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर पहचान गए हो तो जल्दी से कॉमेंट में लिख दो कि कौन सा आंसर है, ठीक है। जल्दी से देखो। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ग्लोबल टेक लिमिटेड एक एमएनसी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, एंड एम्प्लॉयड नियरली 10,000 लोग हैं उसके साथ इन द वर्ल्ड। कंपनी हैड वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं उसके पास, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग है। हर डिपार्टमेंट कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है अकेले, इन आइसोलेशन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है मैम, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ग्लोबल टेक लिमिटेड रिलीव, मतलब बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई करती है स्पेशलिस्ट पर, ठीक है। किस पे रिलाई करती है ये मैम? स्पेशलिस्ट पर रिलाई करती है, स्पेशलिस्ट पर रिलाई करती है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है स्पेशलिस्ट कॉन्फिडेंट है कि वो उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, एंड डिड नॉट कंसिडर सजेशन, किसी और के सजेशंस को भी कंसिडर नहीं करते। डिड नॉट कंसिडर सजेशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, दूसरों के सजेशन को भी कंसिडर नहीं करते। आगे क्या कह रहा है? पर्टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या हो रहा है मैम? कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्पेशलिस्ट के और लोगों के। एज द कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे कैसे कंपनी आगे और बढ़ती गई, मोर एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वर्क हैबिट्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? और लोगों ने ज्वाइन किया, है ना। मोर एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हुआ? वर्क फोर्स का साइज बढ़ा, ठीक है, अलॉन्ग विद डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस आ गए, एंड डिपेंडेंस ऑन स्पेशलिस्ट मेड इट डिफिकल्ट कि वो हम इंश्योर करें एवरीवन जो है सेम गोल्स के लिए काम कर रहा हो। तो सबसे पहले मैम हमें पता चला कि यहाँ पर किस चीज़ की गड़बड़ है। सबसे पहले स्पेशलिस्ट अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ का ढंग से काम नहीं हो रहा। तो मैम कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ?
कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? बिल्कुल सही सोच रहे हो सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा मैम, इस कॉन्सेप्ट का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमें इसको बिना केस स्टडी फाइंड आउट करे ही पता चल गया था, क्योंकि जब ये ब्रिंगिंग टुगेदर कह रहा है कि एफर्ट्स को साथ में लेके आना है तो वो कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट द कॉन्सेप्ट, मतलब इसे मुझे एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है जी, मुझे इसे एक्सप्लेन भी करना है। आगे इन्होंने बोला लाइन कोट करो और 3 इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, अब तुम्हारा काम आ जाता है, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट के टॉपिक को याद करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर चल गया कोऑर्डिनेशन, अब उसके टॉपिक मैंने बोला था ना, पहले चैप्टर आइडेंटिफाई किया, चैप्टर तो ऑफ कोर्स हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, देन हमने आइडेंटिफाई किया कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन है। अब इसका सब टाइप कौन सा है मैम? कौन सा है? इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस 3 पढ़ी हमने। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस पढ़ी है? कौन कौन सी इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने? जल्दी से बताओ, कौन सी इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने? सबसे पहला पॉइंट मैम हमने पढ़ा है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। नंबर 2, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सबका जो काम है वो बहुत अलग है। और नंबर 3 इज स्पेशलाइजेशन, है ना। नंबर 3 इज स्पेशलाइजेशन। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंस के हैं। अब बात आती है कि मैम इसके रिलेटेड हमारे को हाईलाइट करनी है लाइंस। चलो इंपॉर्टेंस तो मुझे पता है, अब हाईलाइट करनी है, तो हाईलाइट कैसे? सबसे पहले चलते हैं हम इन की पॉइंट्स को हटाते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स को हटाते हैं और कुछ कुछ काम वाले छोड़ देती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला जो हाईलाइट मैं कर रही हूँ, ऊपर से हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन के, है ना। तो ये वाली लाइन से हमें पता चल रहा है, और सारे डिपार्टमेंट जो है आइसोलेशन, अकेले अकेले काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हो गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन, काम बटा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर स्पेशलिस्ट की आई थी, कहाँ गए स्पेशलिस्ट, है ना। हम हैवीली रिलाई कर रहे थे किस पे? स्पेशलिस्ट पे रिलाई कर रहे थे, तो ये आ गया स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट। और नंबर 3 हमने कहा ग्रोथ हुई साइज में, तो ग्रोथ कैसे हुई मैम? ग्रोथ हुई इन टर्म्स ऑफ मोर एम्प्लॉइज, वर्क फोर्स बढ़ गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3rd पॉइंट। चलो जी, फाइनल आंसर देखेंगे। सबसे पहले तुम लिखोगे द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इज कोऑर्डिनेशन। फिर तुमने इसकी डेफिनेशन लिखी कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे एक मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है, मतलब मिला देता है। मैम क्या सिंक्रोनाइज वर्ड लिखना ज़रूरी है? देखो, सिंक्रोनाइज इज अ की वर्ड, है ना। अगर तुम ये वर्ड लिख कर आओगे, टीचर को इंप्रेशन ही पड़ेगा कि हाँ बच्चे को ये वर्ड भी याद था, बट इसकी जगह तुम अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाइंड, है ना, बाइंड करता है, ये ऐसा वर्ड भी लिख सकते हो। आगे एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये बांध के रखता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, ये लिख सकते हो। या फिर मैंने तुम्हें बताया था डिपार्टमेंट्स आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, अकेले अकेले, तुम ये भी लिख सकते हो। अब पहला हमने काम किया इंपॉर्टेंस की हेडिंग का, फिर हमने उसकी लाइन को कोट कर दिया, कोई भी एक लाइन कोट करके आनी है, और तीसरा काम हमने उसे एक्सप्लेन किया। तो जब भी तुम आंसर लिखोगे तुम्हें लेंथ पता होनी चाहिए कि कितना बड़ा आंसर लिखना है। हमें ऐसा नहीं है कि पूरा कितना भी जितना मर्जी बड़ा लिखते जाओ। ऐसे तो अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे या कोई भी रेफरेंस बुक खोलोगे उसमें पता नहीं कितनी सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट तुम्हें टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखनी है। पहला तुमने कहा कि हेडिंग लिख दी, किस चीज़ का क्वेश्चन है, देन तुमने उसकी डेफिनेशन लिख दी। सेकेंड पॉइंट, जब उन्होंने बोला इंपॉर्टेंस, और साफ साफ बोल दिया था 3 इंपॉर्टेंस, तो मतलब ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर इसके लिए, 3 नंबर 3 पॉइंट्स के लिए। चलो, तो अब इसमें 1 नंबर मिला होगा, अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर फाइंड आउट करने का, आधा नंबर डेफिनेशन का, ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर जब तुम इसे फाइंड आउट कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हमें एक 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 देना है, तो इसका मतलब 1 नंबर तो तुम इसे फाइंड आउट करने का, और 1 नंबर आधा नंबर सॉरी इसका। मैम एक्सप्लेनेशन क्यों लिख रहे हैं? बेटा एक्सप्लेनेशन वैसे मांगी तो है नहीं, ठीक है, बट अगर तुम 1 लाइन एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है।
कुछ चीज़ें ना हमारे से शायद क्वेश्चन एक्सप्रेस मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये भी लिखा जाएगा, बट मान लो तुम्हारे नंबर कहीं और कट रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें एडिशनल नंबर कहीं और मिल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इसकी हेडिंग, एग्जैक्ट हेडिंग याद नहीं आ रही लेकिन डेफिनेशन याद आ रही थी, तो डेफिनेशन से टीचर ने समझ के तुम्हें नंबर दे दिए, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए बहुत बेसिक आइडिया है, पहले तुम उसकी हेडिंग फाइंड आउट करो, देन उसकी लाइन कोट करो, देन उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, ठीक है। तुम्हें ना इसका स्ट्रक्चर समझते चलना है, ठीक है, तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर में आंसर लिखोगे उतने ज़्यादा तुम्हें नंबर मिलेंगे। सबसे पहली तो बेसिक बात होती है, जितने पॉइंट्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मार्क्स इक्वल टू पॉइंट समझ लो। अगर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट होने चाहिए, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट। मैम अगर हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का है लेकिन बुक में और एनसीईआरटी में भी उसके 3 ही पॉइंट है, तो हम 6 पॉइंट कहाँ से लाएं? तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसके 3 ही हैं तो वो टीचर तुमसे 3 ही एक्सपेक्ट करता है, तो वो 6 की जगह 1 पॉइंट 2 नंबर का बन जाएगा, समझ गए। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। चलो, तो मार्क्स इक्वल टू पॉइंट सबसे पहले मान के चलना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जनरल केस में वो तुमसे कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है, तो तुम पहले कॉन्सेप्ट का नाम लिखो और फिर मांगे या ना मांगे तुम उसको एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करो, नहीं बोला तो भी एक्सप्लेन करो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी हाँ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन कितना बड़ा करना है मैम? एक्सप्लेन 1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है तो बिल्कुल वंडरफुल है, तुम बिल्कुल वो लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब आगे सेकंड पॉइंट में जनरली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ही हमारे पास होने वाला है। रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंस ही हमारे पास जनरल केस में इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, है ना, मेरिट्स हो सकते हैं, किसी चीज़ के डीमेरिट्स हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जो भी बोलेगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको पहले फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मतलब ये तो पता चली गया होगा तुम्हें कि इंपॉर्टेंस मांग रहा है, मेरिट मांग रहा है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, पर कौन से पॉइंट्स है तो पहले फाइंड आउट करो पॉइंट्स, फाइंड आउट पॉइंट्स। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही एक मेन चीज़ आ जाती है कि तुम क्या करो, एग्जैक्ट हेडिंग्स लिखने की कोशिश करो। तुम कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने आप हेडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर हेडिंग्स एज इट इज़ लिखोगे ना तो टीचर को भी इंप्रेशन जाता है कि यार बच्चे ने अगर अंदर का मतलब हेडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी है तो अंदर का भी कहीं ना कहीं उसे सिमिलर ही लिखा होगा ना। अगर तुमने हेडिंग लिखी ग्रोथ तो रिलेटेड भी तो ग्रोथ से ही लिखोगे ना, तुम अलग तो कुछ लिख नहीं दोगे, कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क होगा, लिखा तो हमने ग्रोथ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम हेडिंग्स एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो भी तुमने हेडिंग्स याद करी, पॉइंट्स याद करे, ठीक है, तो तुम उसकी हेडिंग डालो, ठीक है, उसकी हेडिंग डालो। अगर लाइन कोट करने के लिए कहा है तो लाइन कोट ज़रूर करके आनी है, ठीक है, या तो लिख दो लाइन कोटेड और उसके बाद लाइन कोट कर दो, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आओ, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट होनी चाहिए, और भी उससे भी अच्छा लाइन कोट करने के बाद उसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जितना ज़्यादा हाईलाइट करके आओगे अपनी कॉपी को, स्पेसिफिकली बिजनेस की बात हो रही है, अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जितना ज़्यादा हाईलाइट करके आओगे टीचर को सबसे पहले कॉपी चेक करते हुए दिखेगा, ठीक है, कि अच्छा ये वाला पॉइंट ही आंसर की में भी यही है, बच्चे ने भी यही लिखा है, मतलब ये सेम है, तो वो नंबर क्यों काटेगा, है ना। तो यहाँ पर अब तुम हाईलाइट भी करके आओगे, चाहे उसको इन्वर्टेड कॉमा में करो, चाहे उसको अंडरलाइन करो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वापस से मैम, उसको एक्सप्लेन ज़रूर करके आना है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं भी कर पा रहे हो, ट्राई करो 1 से 2 लाइन तो होनी ही चाहिए। वापस वही बात, अगर एक्सप्लेनेशन तुम्हें एग्जैक्ट याद नहीं हो रही, दैट्स ओके, तुम उसको ChatGPT यूज़ कर सिंपलीफाई कर सकते हो, कोई अदर बुक रेफर करके सिंपलीफाई कर सकते हो। अगर तुम्हारी इंग्लिश है तो अच्छी है तो तुम उसको खुद से कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट हेडिंग्स के साथ ऐसे छेड़छाड़ मत करना, कोशिश करना कि याद करो, ठीक है। चलो जी, ये स्ट्रक्चर है, इसको भी नोट कर लो कि पहला वाला पॉइंट हमेशा कॉन्सेप्ट होता है तो उसका आंसर लिख के आना है, उसको एक्सप्लेन ज़रूर करना है। पॉइंट नंबर 2 में जो भी मांगेगा, इंपॉर्टेंस, टाइप, मेरिट, डीमेरिट, कुछ भी मांगे, उसके पॉइंट्स, हेडिंग्स डालो, ठीक है, उसकी हेडिंग डालो। लाइन कोट मांगी है तो करो, वरना एक्सप्लेन तो करना ही करना है।
ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा, कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट्स तुम्हें आंसर में लिख के आने हैं। देखो जी, हमने भी यही किया था, हमने भी सबसे पहले क्या करा, हेडिंग डाली, सबसे पहले हेडिंग डाली, देन हमने इसकी लाइन कोट करी, और देन हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर सेकंड पॉइंट पे चले हम। सेकंड पॉइंट पे हमने कहा स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड वाली पूरी लाइन एग्जैक्ट देख के ही तो लिखनी है, तो देख के लिख दी, ठीक है, कुछ भी बदलना मत, एज इट इज लिख देना, ठीक है। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। फिर नंबर 3 में तुमने उसकी हेडिंग डाली, उसका लाइन कोटिंग करी, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दिया। तुम देख रहे हो, क्या तुम अलग से समझ पा रहे हो कि ये हेडिंग रही है, ये लाइन कोटेड है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा है और हाईलाइट भी किया हमने, है ना। तुम हाईलाइट में स्केच पेन यूज़ नहीं कर सकते हम, है ना, कलरफुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर दो। मैम क्या इतना बड़ा एक्सप्लेन करना है, ज़रूरी नहीं है, तुम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, 2 से 3 लाइन या 1 से 2 लाइन इनफ है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से, तुम्हारा काम क्या है, मेरे से पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से समझो। अभी बताया था शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी है, हमारे को एंड से करनी है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है मैम, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी तो हमें पता है कि ये किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स मांग रहा है, ये भी पता है कि चैप्टर 1 में है, तो मतलब मैम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक मांग रहा होगा, बट क्वेश्चन ना समझे तो हमें से सिर्फ इतना समझ में आया कि ये कैरेक्टरिस्टिक मांग रहा है। बट इससे पहली लाइन, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमें समझ में आ गया मैम चैप्टर 1 है, टॉपिक का नाम मैनेजमेंट है या कॉन्सेप्ट का नाम मैनेजमेंट है, और इसके सब टॉपिक में हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख या मतलब समझनी है, ठीक है। तो अब तुम्हें पूरी बुक को याद करने की जरूरत नहीं है, अब तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट्स पे जाओ। याद है कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट कौन कौन से होते हैं मैम, कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, एक गोल ओरिएंटेड होता है ना, एक परवेसिव होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है, और एक कॉन्टिन्यूअस होता है। राइटिंग को इग्नोर करें गाइस, ठीक है। कंटिन्यूअस होता है, इंटेंजिबल फोर्स होता है, डायनेमिक होता है, और एक रह गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल नहीं, वो तो प्लानिंग होता है, एक सेकेंड, ग्रुप एक्टिविटी रह गया, ग्रुप एक्टिविटी रह गया, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, है ना, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस, इंटेंजिबल और डायनामिक। तो ऐसे ही तुम भी क्या करो, अपने साइड में कहीं पर रफ पेज में ऐसे सारे पॉइंट्स तुमने लिख लिए। अब फाइंड आउट करना है हमें कि इससे रिलेटेड कुछ गिवन है क्या। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। GW इंडस्ट्रीज अपने पेपर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, हमें क्या आगे डिसाइड कर रही है कि वो प्रोड्यूस करेगी, लॉन्च करेगी न्यू लाइन ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग जिसका नाम है इको पैक, ठीक है। वो पैकेजिंग बना रही है। इसका कहना है क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। मैम क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का कोई पॉइंट है, नहीं है। आगे जो CEO है ऑफ द कंपनी, उसने ट्रांसलेट किया, ठीक है, उसने क्या करा मैम, ट्रांसलेट किया। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं इनटू गोल्स, ठीक है, और असाइन किया काम ताकि उसको अचीव किया जा सके। ही knew that human resources are the greatest asset। मतलब अब इसने एक और चीज़ बता दी। इसका कहना था कि ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। सो गेटिंग वर्क डन थ्रू देम इज ऑल्सो अ मेजर टास्क। तो अब हमारे को उससे काम कराना भी मुश्किल काम हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। दिस वॉज इन प्लेस ऑफ मैनेज करना था हमें, किसको मैनेज करना था मैम, हमें फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल टू कन्वर्ट दीज मटेरियल इनटू हाईली सस्टेनेबल पैकेजिंग, ठीक है जी। हमें काम की बातें पता चली, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाली काम की बातें पता चली। मैम ये सब बातें हमें काम की लग रही हैं, अब देखते हैं काम की हैं भी कि नहीं है। सबसे पहली लाइन आगे क्या बचा है, सॉरी, GW इंडस्ट्रीज जो है वेरियस एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रही है सक्सेसफुल लॉन्च के लिए, और आगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स था। चलो जी,
सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, यहाँ पर गोल की बात करी मैम इसने? नहीं, गोल की बात कहीं पर भी नहीं करी। नेक्स्ट परवेसिव, परवेसिव क्या था? हर जगह लगता है। अप्लाइज एवरीवेयर वाली कोई बात करी क्या? बिल्कुल नहीं करी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में मैम 3 थे। मल्टी डायमेंशनल में कौन कौन से थे? मल्टी डायमेंशनल में कौन कौन से थे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी। तो क्या इसमें काम की बात हुई है? मैम काम की बात हुई है, वर्क की बात हुई है। ठीक है जी, तो इसमें ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हुई है, उनसे काम कराने की बात हुई है कि लोगों से काम कराना मुश्किल टास्क है, तो ये वाली बात भी हो गई। और तीसरा, ऑपरेशन में हम कह रहे हैं कन्वर्ट करना है मटेरियल को, किसमें? हमें फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ऑपरेशन की बात भी हो जा रही है। इसका मतलब मैम इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे तो उसने कैरेक्टरिस्टिक बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, इसका मतलब मैम कोई एक ही आंसर था, तो एक आंसर हो गया मल्टी डायमेंशनल। तो पहला काम आइडेंटिफाई करना था और आगे उसे एक्सप्लेन भी करना था। क्या हमें एक्सप्लेन के बारे में पता चल गया? हाँ मैम। क्या लाइन कोड करने के बारे में बोला? नहीं। क्या तुम लाइन पहचान पा रहे हो? यस। अगर लाइन कोड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लाइन कोड ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी, एक्सप्लेन कैसे करना है? बहुत सिंपल। सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे कि आंसर इज दिस, बल्कि इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हो, है ना? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव या डिस्कस्ड अबव इज मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशनल। आगे इसकी 3 डायमेंशंस होती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो पहले हमने एक्सप्लेन किया, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ काम होता है, वो उस काम को ट्रांसलेट करता है और लोगों को असाइन कर देता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोगों से डील करते हैं क्योंकि उनकी डाइवर्स नीड्स होती हैं। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करता है, जिसमें इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट में। तो हम इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर, ठीक है, फिर 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर। डन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नहीं दिख रहा है मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे भी नहीं दे रखा है तो फिर कहाँ है क्वेश्चन? चलो जी एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहा, चलो ठीक है। स्टेट एनी 2 मोर फंक्शंस ईच, जो अर्जुन नेहा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें फंक्शंस बताने हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अर्जुन एंड नेहा क्लोज फ्रेंड्स थे। दे हैव स्टडीड टुगेदर, साथ में पढ़ाई करी थी इन्होंने। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हायर ग्रेजुएशन, अच्छा हायर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली दोनों ने, एक कंपनी ज्वाइन करी, एपेक्स लिमिटेड। इन दोनों का डिफरेंट रोल था बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। अर्जुन का काम था कि वो एनालाइज करता था बिजनेस इन्वायरमेंट को और उसका इम्पैक्ट देखता था सर्वाइवल पे क्या होता है। वो रिस्पॉन्सिबल था वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहीं जो नेहा थी वो क्या थी मैम? हेड कर रही थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। किसे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रही थी। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू इंश्योर डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी लोग हों जब भी चाहिए। इन एडिशन टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मोटिवेट भी करती थी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अचीव करें एम्प्लॉयज, उनके लिए काम भी कर रही थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो मैम हमें ये समझ में आया कि यहाँ जो अर्जुन है, यहाँ पर जो अर्जुन है उसने 2 मेजर काम किए। उसने क्या क्या काम किए? उसने मैम क्या किया था? सबसे पहले एनालाइज कर रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है, एनालाइज कर रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट को। अरे ठीक है, दूसरा
रिस्पॉन्सिबल था वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए। मैम ये काम तो किसका होता है, ये काम किसका होता है, सोचो जल्दी से सोचो, कहीं तो पढ़ा है तुमने, ये दो हेडिंग्स कहीं पढ़ी हैं तुमने, ये पढ़ा है मैम हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, लेवल। अब लेवल के अंदर भी 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इन तीनों में से कौन सा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अर्जुन के ये जो 2 काम है, इससे पता चल रहा है कि मैम ये टॉप लेवल पे काम कर रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, नेहा की, नेहा ने क्या करा था मैम, नेहा क्या कर रही थी, चलो जी, नेहा क्या कर रही थी, ये पहले तो हेड कर रही थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को और इंश्योर कर रही थी डिपार्टमेंट के पास सही पर्सोनल हो और उनको मोटिवेट भी कर रही थी, ठीक है। तो मतलब मैम जब कोई डिपार्टमेंट का हेड होता है तो जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो कौन से लेवल पे आता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में लिख के कि जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो कौन से लेवल पे आता है। तो मैम वो आता है मिडल लेवल पे। तो ये आ गई हमारी मिडल लेवल, ठीक है जी। तो अर्जुन कर रहा है टॉप लेवल पे और कौन है हमारी, नेहा, नेहा कर रही है मिडल लेवल पे। आगे ही हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनके काम बताओ, ठीक है, कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वुड परफॉर्म एट द लेवल दे आर वर्किंग, कौन से काम करेंगे, ठीक है। तो बताओ, ये इन्होंने 2 काम तो कर लिए, उसके अलावा भी तो कोई काम करेंगे। तो जो लेवल के फंक्शन है, यानी कि मैम टॉप लेवल के कुछ फंक्शन याद करें हमने, है ना, और कुछ मिडिल लेवल के फंक्शन याद करें, वो हम अब करेंगे, लिखेंगे मतलब। चलो जी, पहला जो फंक्शंस परफॉर्म करे अर्जुन ने टॉप लेवल पे, क्या क्या काम फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंटीग्रेट करेगा डाइवर्स एलिमेंट्स को, कोऑर्डिनेट करेगा सबकी एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रैटेजीज को बनाएगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके इम्पैक्ट के लिए। मैम अगर हमें याद ना होते तो कुछ नहीं, जो केस स्टडी में तुमने पॉइंट्स पढ़े वहाँ से पता तो लगाया होगा ना तुमने कि अच्छा ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वही सेम फंक्शन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना था, सिंपल, ठीक है। अब नेहा क्या काम करेगी, मैम जो इन्होंने गोल्स पॉलिसी बनाई इसको इंटरप्रीट करेगी, और हमने पढ़ा था कि वो हायर भी करेगी, इंश्योर करेगी लोग हों, इंश्योर करेगी सब लोग मोटिवेटेड हों, है ना, तो नेसेसरी ड्यूटीज़ काम निभाएगी पर्सोनल से रिलेटेड, है ना, सबके साथ कॉपरेट करवाएगी, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए, है ना, और इम्प्लीमेंट करेगी। क्या मोटिवेट वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैम यही पॉइंट लिखने हैं, ज़रूरी नहीं है, तुमने कहीं और से कुछ और पॉइंट पढ़ा हो, दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। अब देखो लिखने कितने थे मैम, एनी 2, 2 इसमें से और 2 इसमें से लिखने थे, ठीक है। मतलब मैम ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, 2 पॉइंट लिखने के 2 नंबर, 2 पॉइंट लिखने के 2 नंबर, सिंपल। मैम यहाँ पर हमें फाइंड आउट तो करने के लिए बोला ही नहीं, क्या तुम फाइंड आउट करके थक जाओगे, बिना फाइंड आउट करे तो तुम वैसे भी उसके फंक्शन नहीं बता सकते। तो फाइंड आउट जब हमने कर ही लिया तो क्या हमें यह आंसर में ना लिखते, लिख सकते हैं ना, तो सिंपल लिख दो, अर्जुन इज वर्किंग ऑन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेहा इज वर्किंग ऑन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और आगे उनके फंक्शंस लिख दो, सिंपल डन। चलो जी आगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पी माधव एक प्रोडक्शन मैनेजर है ट्रेंडी स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के, एक फर्म जो ऑफिस फर्नीचर बनाती है। इसका ऑब्जेक्टिव है मैम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, 20% से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इसे, इसका ऑब्जेक्टिव है 20% से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है नेक्स्ट 1 ईयर में। पर जो सेल्स मैनेजर है वो आर शेट्टी, वो कह रहा है हम अप्रूव ही नहीं करेंगे, हम अप्रूव नहीं करेंगे इस प्रोडक्शन को, हम नहीं करते अप्रूव till changes are brought in the quality of wood, locks and handles। जब तक तुम इन सब की क्वालिटी इंप्रूव ना करो तब तक हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। आगे, दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये जो झगड़ा हुआ, टू एलाइट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, जो लिंक करता है, जो वापस से जोड़ता है एक्टिविटीज़ को, ठीक है जी। कौन सा कॉन्सेप्ट था अभी बताया था, जो भी बाइंड करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, है ना, लिंक करेगा, वो सारा एक ही कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो इससे मैम एक बात और पता चली कि जब भी आंसर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करना था कॉन्सेप्ट, तो कोऑर्डिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कब कब आएगा, जब जब बात हो रही हो सिंक्रोनाइज की, जब जब बात हो रही हो बाइंड करने की, ठीक है, जब जब बात हो रही हो लिंक करने की,
जब जब बात हो रही हो इंटीग्रेट करने की एफर्ट्स को, ठीक है, एक्टिविटीज़ को, तो कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इससे मुझे एक बात और पता चलती कि जब भी वो किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है स्पेसिफिकली चैप्टर 1 में, तो कॉन्सेप्ट वर्ड वो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ कर रहा है। मैम क्या ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, बट क्या ये ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है। मतलब तुम्हें ऐसा कोई ना कोई वर्ड ज़रूर मिलेगा जिससे कोऑर्डिनेशन हाईलाइट ज़रूर होगा। तो तुम्हें कीवर्ड जो ढूंढने के लिए कहा था वो यही कीवर्ड है। क्वेश्चन में उस कीवर्ड को ढूंढो और तुम आंसर तुरंत पता लगा लोगे। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। और मैम इसकी 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो अभी बताया था, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। कैसे लिखोगे मैम? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंस हेडिंग डालेंगे, पहली इंपॉर्टेंस लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बस 2 ही मांगी है तो बस 2 ही लिखेंगे, ठीक है, सारी नहीं लिखेंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन, कोई भी 2 लिख सकते थे, एनी 2। डन जी, डन। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ही चीज़, सेम ही मेथड अप्लाई करो। सबसे पहले क्या करो? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट टॉपिक पे पहुंचो, टॉपिक पे पहुंचने के बाद केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी से पॉइंट्स को हाईलाइट करो और फिर आंसर को फ्रेम करना शुरू कर दो। चलो जी, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को ढूंढते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। मैम वापस से मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं फॉर ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स। मैम आपने कहा था कॉन्सेप्ट यानी कि कोऑर्डिनेशन। अरे बच्चे, अभी बताया कि कॉन्सेप्ट लिखा होता है तो चांसेस बढ़ जा रहे हैं, बट ऐसे श्योरिटी है क्या कि कोऑर्डिनेशन ही होगा? ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब कुछ और भी हो सकता है। चलो जी, अब केस स्टडी पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। निशा हैड गिवन सम ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर ओन टू हर हाउस हेल्पर। सब लोग देते हैं, है ना। हमारा जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जिसको रिक्वायर्ड, जिसकी नीड है उसको दे दो, ठीक है। तो ये इसने अपनी हेल्पर को, बीनू को दे देती है। आफ्टर फ्यू डेज निशा वॉज हैप्पीली सरप्राइज। बड़ी खुश हुई वो व्हेन शी सॉ बीनू वेयरिंग वन ऑफ द ड्रेसेस ब्यूटिफुली रिफर्बिश्ड। मैम रिफर्बिश्ड मतलब उसने कुछ तो उसने चेंजेस करे थे और उसको देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। ऑन इंक्वायरी, जब उसने पूछा, बीनू ने कहा निशा दैट दिस वॉज डन बाय हर डॉटर हु हैड कंप्लीटेड हर क्लास 12th स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 12th की स्टडीज़ को पूरा किया उसने और उसके बाद उसी ने जो है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। बीनू जो है बहुत कंसर्न्ड थी कि उसकी डॉटर पढ़ाई नहीं कर रही फर्दर, तो उसका क्या होगा। निशा बहुत इम्प्रेस हुई उसकी क्रिएटिविटी को देख करके, सो शी डिसाइडेड कि वो उसके लिए एक स्मॉल बिजनेस खोल के देगी। निशा ने 15 स्विंग मशीन्स खरीदी एंड अपॉइंट कर दी 15 गर्ल्स को, जिनका यही काम था ओल्ड ड्रेसेस से न्यू ड्रेसेस, मतलब ओल्ड ड्रेसेस को कन्वर्ट करना अच्छी बेटर ड्रेसेस में, ठीक है, ताकि जो लोग और अरेंज करे ओल्ड ड्रेसेस भी लेके आए सोर्सेज से, ठीक है। और एक नए पर्सन को लगाया जिसका काम था सेल करने का और लो कॉस्ट पे बेच रहे थे, ठीक है, उन लोगों को जो नई ड्रेसेस नहीं खरीद सकते थे। आगे, ड्यू टू देयर लो इनकम, निशा ने डिवाइड कर दिया लड़कियों को 3 इक्वल ग्रुप्स में। इन्होंने इसको 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटा, ईच हैविंग 5 स्विंग मशीन। दिमाग में बना लो, इसने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें इसने 15 मशीन खरीदी, 15 लड़कियों को हायर किया, 15 लड़कियों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, 5 गर्ल्स 5 गर्ल्स 5 गर्ल्स, ठीक है जी। ईच ग्रुप वॉज गिवन अ टारगेट। अच्छा, इसने सबको टारगेट दिया है कि 150 ओल्ड ड्रेसेस को फोर्टनाइट, मतलब एक रात के अंदर क्या करो, 30 रुपये की कॉस्ट वर ड्रेस में रिफर्बिश्ड कर दो, ठीक है, मतलब उसको कन्वर्ट करो, उससे कुछ अच्छा बनाओ, लेकिन एक रात में बनाना है, ठीक है। और कितने में बनाना है हमें? 30 रुपये में बताना है। मैम फोर्टनाइट करना है, ऐसा है, ठीक है, लिखा है 30 रुपये के अंदर बनाना है, ठीक है, कॉस्ट भी बता दी। आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक मतलब जो रात थी वो बीत गई, निशा जो है सुपरवाइज कर रही थी और उसे पता चला कि जो ग्रुप 1 था उसने टारगेट फुलफिल कर लिया और उसने 150 ड्रेस बनाई और पूरे 30 रुपये लगा दिए। बहुत बढ़िया। अब जो ग्रुप 2 था उसने क्या किया, हाँ जी, अब जो ग्रुप 2 था उसने क्या किया, उसने भी रिफर्बिश किए, 150 ड्रेसेस किए, पर इस बार उसने पैसे लगा दिए
35 रुपीज़। मैम टारगेट तो 30 रुपये का था, फिर 35 रुपये क्यों लगा दिए? ठीक है। ग्रुप 3 और भी महान निकला, इसने सिर्फ 140 रुपये ही, सॉरी 140 ड्रेस ही बनाई, लेकिन एक अच्छा काम किया कि 27 रुपये पर ड्रेस इन्होंने यूज़ किया। ठीक है जी। तो हमें इससे ये पता चला कि ग्रुप 1 ने पूरा काम किया, ग्रुप 2 ने काम पूरा किया लेकिन कॉस्ट बढ़ा के किया, ग्रुप 3 ने क्या किया, काम पूरा नहीं किया पर पैसे तो बचा दिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या था कि मैम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 का, याद है कौन सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर? अब बताओ जल्दी से सोच के, जल्दी से सोचो और फिर मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। अभी वीडियो को पॉज करो, सोचो और फिर जल्दी से इसको देख के बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और तीनों में क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है। तो मैम इससे हमें ये समझ में आया कि कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का लग रहा है। ठीक है जी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का लग रहा है। ग्रुप 1 जो था उसने काम पूरा किया, मतलब मैम वो इफेक्टिव भी था प्लस एफिशिएंट भी था, बोथ। ठीक है। पर जो ग्रुप 2 था उसने पैसे बढ़ा दिए थे, मतलब मैम वो इफेक्टिव तो था बट नॉट एफिशिएंट, मतलब उसने मैम पैसे नहीं बचाए, कॉस्ट नहीं कम करी हमारी। और ग्रुप जो 3 था हमारा ग्रुप 3 था वो एफिशिएंट तो था बट नॉट इफेक्टिव, उसने पैसे तो बचाए पर क्या फ़ायदा, काम तो पूरा किया ही नहीं। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया और फिर तीनों को बता दिया, तीनों ने क्या क्या चीज़ें मतलब डिपिक्ट करी है। देखो जी, तो हमें कॉन्सेप्ट बताना था, तीनों का डिस्कस करना था, तीनों का क्या है, और उसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग बताना था, और विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, दोनों में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलो जी, देखो जी आंसर क्या है इसका। सबसे पहले तो मैम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आंसर है। मैनेजमेंट ग्रुप 1 में इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, इफेक्टिव बट एफिशिएंट, है ना, नॉट इफेक्टिव बट एफिशिएंट। अब एफिशिएंसी क्या थी तुम लिख सकते हो, है ना, कंप्लीटिंग नॉट कंप्लीटिंग द टास्क या फिर कंप्लीटिंग द टास्क एट द राइट टाइम। ठीक है। और एफिशिएंसी था ना, हाँ इफेक्टिव तो यही हुआ, कंप्लीटिंग द राइट टास्क एट द राइट टाइम। एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द राइट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे करना। ठीक है। मैनेजमेंट के लिए दोनों ही ज़रूरी है ना, मैनेजमेंट के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, तो इसलिए इसका आंसर बोथ आ जाएगा। जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दो, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगी। जल्दी से देखेंगे सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सबसे पहले शुरुआत क्वेश्चन से करेंगे। सो क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैम वापस से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव्स वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। सिल्वर मिल्स स्टार्टेड देयर बिजनेस एज अ B2B सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स। द फर्म वॉज सेटअप इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ रमदन। ठीक है। द फर्म वॉज अर्निंग जस्ट इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट. Over a period of time, due to rising awareness among people about health benefits of millets, with the year 2023 एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में मनाया जाने लगा। ठीक है। और इसकी वजह से जो डिमांड थी वो एकदम से बढ़ गई और फर्म जो है अब अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पा रही थी। इससे एक वाइटल इंसेंटिव मिला फर्म को और वो सक्सेसफुली ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाई। अब इसने सोचा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और मिलेट फ्लोर, मिलेट बेस्ड स्नैक्स, मिलेट बेस्ड बेवरेज सब कुछ निकाल दिया। और साथ में जैसे ही इनके ऑपरेशंस बढ़े, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करी वुमेन्स के लिए स्पेशली, और डिहाइज किया, क्लीनिंग पे फोकस किया, पैकिंग ऑफ मिलेट्स पे, इन सब चीज़ों पे उसने फोकस किया। ठीक है। अब मेरे को बताओ जल्दी से कि इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं। ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। अगर उनके कोई सब टाइप्स भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उन सब टाइप्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। श्रीधर, वापस मैम श्रीधर से नहीं पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन से पढ़ना है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमें चैप्टर तो ऑफ कोर्स पता ही है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में लेवल से पूछना है, टॉपिक फाइंड आउट करना पड़ेगा केस स्टडी पढ़ के, ठीक है जी। श्रीधर जो है काम कर रहा है एज एन ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर है एक कैब एग्रीगेटर फर्म में 10 साल से, और इसके पास इन डेप्थ नॉलेज है बिजनेस की। उसने सोचा अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ और खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसने नाम रखा इजी कैब। अपने फ्रेंड मुकेश के साथ श्रीधर जो है एक सीईओ बना अपनी फर्म का, और इसने मुकेश को बनाया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दोनों ही अपनी ही फर्म में, मतलब इजी कैब में। इन्होंने कहा इनिशियली ऑफर देयर सर्विसेज ओनली इन गोरेग्राम, ठीक है, मेरे ख्याल से गुरुग्राम हो सकता है, ठीक है। टू फाइनेंस द वेंचर, इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया और परचेज करा इलेक्ट्रिक कार्स फॉर देयर फ्लीट, एमिंग टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ट्रेवल। इन्होंने लोन की प्रोवाइड किया, बेसिकली अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने काम किया। अब हमें जानना है कौन से लेवल पे, तो मैम इससे समझ में आया कि जो श्रीधर था वो सीईओ था, और जो मुकेश था वो सीओओ था, है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये दोनों कौन से लेवल पे आते हैं, जरा मुझे तुम बताओ कौन से लेवल पे आते हैं। मैम ये दोनों ही टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है जी, दोनों ही टॉप लेवल पे आते हैं। अब इनके फंक्शंस लिखने थे, तो टॉप लेवल के जो भी फंक्शंस तुमने याद किए वो लिख लेना। स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना सारी एक्टिविटीज़ को, पॉलिसी गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, उसके इम्पैक्ट को बताना। जो भी पॉइंट्स तुमने याद किए हों कोई भी 3 पॉइंट इसमें लिख दोगे। देखो जी, सबसे पहले दोनों में तुमने लिखा कि ये दोनों टॉप लेवल में है, और उसके बाद इसके फंक्शन बताने हैं, कोई भी 3 इसमें से तुम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वापस से। अब आ रहा है मैम हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट से हमें पता चल गया कि नेचर 3 तरीके के थे। तीन कौन कौन से मैम? या तो मैनेजमेंट आर्ट होता है, या तो मैनेजमेंट साइंस होता है, या तो मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। तो टॉपिक तो पता चल गया। अब इसमें सब टॉपिक कौन सा आ रहा है, मतलब इसमें से ये तो टॉपिक हो गया, इसके सब टॉपिक कौन सा अप्लाई होने वाला है ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 फ्रेंड्स थे, अमन, आशीष और आशी। ये अपनी MBA पूरी कर चुके थे एक रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया सॉल्यूशंस नाम का, ठीक है। द गोल ऑफ द स्टार्टअप वाज टू मेक अ सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लाना चाह रहे थे ये अपनी सर्विसेज से, ठीक है। सॉल्यूशन जो है सोशल बिजनेसेस को सपोर्ट करता था, ठीक है, इम्प्रूव करता था लिविंग कंडीशन इन स्लम्स, ठीक है। मुंबई के जो स्लम एरियाज है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर रहा था। एज ऑल द 3 फ्रेंड्स अपने क्रिएटिव मैनर में काम कर रहे थे, तो अमन ने एक प्ले वे मेथड यूज़ किया, आशीष ने म्यूज़िक को यूज़ किया और अपनी लर्निंग को यूज़ किया एज ए मेथड ऑफ लर्निंग, और आशी ने एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड को यूज़ किया। तीनों अलग मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बेसिक नॉलेज को एक यूनिक मैनर में लगाया और उसे एजुकेट किया स्लम ड्वेलर्स को। इन्होंने स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किया एक्वायर्ड नॉलेज का, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन एक्वायर्ड डिज़ायर है इन अचीविंग डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो इन्होंने क्या किया, जो भी नॉलेज इन्होंने एक्वायर करी थी अपने इंस्टीट्यूट में उसको अलग तरीके से पहले तो यूनिक मैनर में लगाया, और साथ में उसे पर्सनलाइज एप्लीकेशन में, स्किलफुल पर्सनलाइज एप्लीकेशन में लगाया। तो बताओ कौन सा नेचर होगा? हमारे पास 3 नेचर थे, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। हमें जब भी किसी को कंपेयर करना है मैनेजमेंट से तो कैसे करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करो। यहाँ पर आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मैम? आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और तीसरा हमारे पास था प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो इन्होंने प्रैक्टिस करी, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज़ किया, तो ये हमारा आर्ट हो जाएगा। मतलब मैम इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आगे अब ये हमसे लाइन्स कोट करवाना चाहते हैं और बोल रहे हैं कोई भी 2 फीचर बताओ नेचर ऑफ मैनेजमेंट के। तो अभी मैंने तुम्हें फीचर्स बताए और हाईलाइट भी किया है ना कि क्या क्या कर रहे हैं ये। एक तो यूनिक मैनर में लगा रहे हैं और स्किलफुल पर्सनलाइज एप्लीकेशन कर रहे हैं। चलो जी,
ठीक है, और एक स्किलफुल पर्सनलाइज एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस समय क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और फिर तुम आर्ट की डेफिनेशन लिख दोगे। जैसे मैंने तुम्हें पॉइंट बताए थे बिल्कुल वैसे ही करना है सबने। ठीक है, क्या सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसके फीचर्स मांगे थे तो बता दो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, फिर लाइन कोट कर दो, हाईलाइट किया है इन्वर्टेड कॉमा से, तुम इन्वर्टेड कॉमा से भी कर सकते हो, वर्ड भी लिख सकते हो कोटेड लाइंस, या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हो, और फिर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट तरीका क्या है, वो मतलब सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सेम चीज़, पहले हमने इसे हाईलाइट किया, फिर हमने इसके बारे में एक बेसिक लाइन लिख दी, तो हमारा आंसर इस तरीके से फ्रेम हो जाता है। ठीक है जी, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा अभी तक कि कैसे फाइंड आउट करना है और राइट कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से फाइंड आउट करो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, देन अब कौन से टॉपिक का सब टॉपिक है वो मेनली जानना है, तो उसके लिए पूरी की स्टडी पढ़ो और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। उसको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सिखाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बोला, तो उसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो सारे पॉइंट्स लिख लो, जो सही लग रहा है उसे टिक, जो नहीं लग रहा है उसे रॉन्ग, जो सही लग रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका, पहले अगर पॉइंट नंबर 1 जनरल केस में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन का होता है, कॉन्सेप्ट को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, तो कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, उसे एक्सप्लेन करो। पॉइंट नंबर 2 पूछेगा कि उससे मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, फीचर कुछ भी पूछेगा, तो जो भी पूछे उसका पॉइंट लिखो। लाइन कोड करने के लिए कहा है, लाइन कोड करो और फिर उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला फिर भी करो, अगर बोला है फिर तो करना ही है, सेम चीज़। अगर कोटेड लाइन बोला है जनरली तभी करो, नहीं बोला तो मत करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वापस से कॉन्सेप्ट कौन सा है वो नहीं बताया, बट उसके 4 फीचर लिखने हैं। ठीक है जी, तो मैम कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन पता नहीं, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पढ़ के पता चलेगा ना बेटा, ऐसे अंदाजे मत लगाओ। अब हमें ये पता चल गया कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट का है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से। इस बार कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चला तो हमें पहले केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी। नालिनी एक ऑनलाइन फ्लावर और गिफ्ट रिटेल बिजनेस में है। इसके पास 8 आउटलेट्स हैं 4 सिटीज़ में। फ्रॉम द नवंबर टू फरवरी ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन जो डिमांड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। वो कोऑर्डिनेट करती है सारे एफर्ट्स को एक कॉन्शियस और डेलिबरेट मैनर में, प्लान करती है वेडिंग सीजन को, उसकी डिमांड को बहुत पहले मंथ्स बिफोर, इंश्योर करती है एडिक्वेट वर्क फोर्स हो, मॉनिटर करती रहती है कि काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताती रहती है, ब्रीफ करती रहती है ताकि वो प्रमोशनल कैंपेन्स तैयार करके रखें। दस हर कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट्स जो है बिगिन होता है प्लानिंग स्टेज से और कंटिन्यू होता है कंट्रोलिंग स्टेज तक। इससे एक बाइंडिंग फोर्स की तरह यूज़ होता है बिटवीन डिपार्टमेंट और इंश्योर करता है जो सारे एक्शंस हैं उनका एम हो गोल्स अचीव करना। एज अ रिजल्ट नालिनी जो थी उसने कॉमन फोकस पे, मतलब एक कॉमन गोल पे फोकस किया और अचीव कर लिया अपने गोल्स, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। ईयर आफ्टर, 1 साल बाद भी, मतलब जब उसका बिजनेस शुरू हुआ उसके बाद से बहुत अच्छा बिजनेस उसका चल रहा था। अब हमें लाइन को कोड करके 4 फीचर बताने थे। तो कॉन्सेप्ट तो मैम ऑफकोर्स क्वेश्चन में ही बोल दिया था कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन तो है। अगर ये ना पता चलता तो भी यहाँ देखो बाइंडिंग फोर्स लिखा है ना, अभी बताया था मैंने तुम्हें, अरे है ना बाइंडिंग फोर्स। तो बाइंडिंग फोर्स के केस में कोऑर्डिनेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन के 3 ही पॉइंट्स है ना। अच्छा फीचर्स लिखने थे, सॉरी इंपॉर्टेंस नहीं, फीचर्स लिखने थे, है ना। तो कैसे लिखोगे मैम, जो भी फीचर हमें याद है हम पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे, फिर लाइन कोट करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। क्या मैम पहले कोट करके, पहले लाइन एक्सप्लेन करके फिर कोट कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले लाइन कोट करके फिर एक्सप्लेन कर दें, वो भी चलेगा। मतलब दोनों तरीके सही है, बेसिकली करना दोनों है। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो, लाइन कोट करो, उसके बाद दोबारा से पॉइंट ढूंढो। कोई भी लिख सकते हो क्योंकि स्पेसिफिक नहीं था कि ऊपर ही डिस्कस किया। मैम था ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला था
फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। मैम अगर ऊपर नहीं होगा पॉइंट तो लाइन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? तो याद रखना, जब भी कोटेड लाइंस लिखा है तो इसका मतलब जो ऊपर लाइंस गिवन है उसी से रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। तो अब कोऑर्डिनेशन अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया तो अब तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या है कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की हेडिंग्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि तभी तुम फाइंड आउट कर पाओगे कौन सा पॉइंट लग रहा है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास हेडिंग आ गई, हमने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, लाइन कोड कर दी। इस तरीके से हमें आंसर लिखना था। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, जल्दी से एक बार पैटर्न समझ लो क्या होता है। मैम हमारे को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर समझना है। चैप्टर हम अभी तो 1 कर रहे हैं इसलिए हमें पता है, बट चैप्टर समझना है, चैप्टर समझ के कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के टॉपिक समझना है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हमारे को ढूंढना पड़ेगा। सब टॉपिक कैसे ढूंढना है मैम? सब टॉपिक हमें केस स्टडी से पता चलेगा। कभी कभी तो मैम कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चलता, जैसे अभी एफिशिएंसी वाला या कोऑर्डिनेशन वाला होता है। ठीक है जी, चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी आगे आ गए हैं हम। ठीक है, 2026 के पेपर से शुरू किया था, 2024 के पेपर तक आ गए हम। 2 एम्बिशियस फ्रेंड्स थे, सना एंड मिहिर। इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे थे। इन्होंने एक टेक स्टार्टअप बनाया क्विक सॉल्यूशंस नाम का। इनका जो सॉफ्टवेयर था इन्होंने डेवलप किया इस तरीके से कि वो सारे सेक्शंस की जितने भी लोग हैं सबकी नीड्स को फुलफिल करता है। सिंस इट्स इंसेप्शन जो क्विक सॉल्यूशन था वो इतना अर्न कर रहा था कि उनके रेवेन्यूज कवर हो जाए। ठीक है, वो फेस कर रहा था काउंटलेस चैलेंजेस फ्रॉम कंपीटिंग लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश कंपनीज। मैम हम कहाँ केस स्टडी पढ़ने लग गए? रोको तो सही मुझे। मैम पहले केस स्टडी नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ केस स्टडी पढ़ के थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो रहा था, बट पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। चलो क्या करना था मैम? ऑब्जेक्टिव्स लिखने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन है। चलो जी, हमारे को अभी से ये पता चला था कि ये कवर करते हैं कॉस्ट और काउंटलेस चैलेंजेस इन्हें मिल रहे हैं। ठीक है, बट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। स्लोली इनके बिजनेस को रिकॉग्निशन मिलने लगी, इनकी क्वालिटी के लिए, यूनिकनेस के लिए, और कंपनी को प्रॉफिट्स भी मिलने लगे। तो मैम हमें पता चला अर्निंग रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट इज सर्वाइवल। देन स्लोली इनको रिकॉग्निशन मिलने लगी और इनके प्रॉफिट्स अर्न होने लगे। तो मैम प्रॉफिट हो गया। तीसरा, विद इन 2 ईयर्स इन्होंने कस्टमर बेस इंक्रीज हुआ इनका मैनीफोल्ड। ठीक है, इन्होंने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। ठीक है, और क्या करा इन्होंने? अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और बढ़ा दिया बिजनेस को। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया और अल्टीमेटली उसके क्या बन गए मैम? लीडर बन गए। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। एक्सप्लेन कैसे करना है? हेडिंग लिखो, लाइन कोड करो, एक्सप्लेन करो। मैम लाइन कोड नहीं बोला, सिर्फ आइडेंटिफाई, लेकिन बोला है लाइन कोडिंग भी बोला है, आइडेंटिफाई बोला है, स्टेट बोला है। मतलब तीनों काम करना है मैम। फाइंड आउट तो करना ही था, उसको एक्सप्लेन भी करना है और लाइन भी कोड करनी है। तो चलो जी क्या करेंगे? देखो पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव लिखा, चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है, बल्कि लिखनी ही चाहिए तुम्हें, मैं तो ये कहूँगी। अब सर्वाइवल हेडिंग डाली, उसका जो लाइन थी वो स्टेटमेंट थी, हमने स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद उसका हमने जो एक्सप्लेनेशन था, देन प्रॉफिट उसकी लाइन लिखी, उसका एक्सप्लेनेशन, देन ग्रोथ उसकी लाइन लिखी और उसका एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया। इसकी 2 लाइन थी, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। डन जी डन। अब लास्ट में भी नहीं, लास्ट नहीं है अभी। चलो जी, कॉर्टिको फैब्रिक्स स्टार्ट किया था अपना, स्टार्टेड बाय आशीष ने स्टार्ट किया था 2001 में टू सेल बेडशीट्स, टाल्स, कंफर्टर्स, पिलोज, कुशन, ये सब सामान बेच रहा है। ठीक है, अब इसका फेमस नेम बन चुका है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं अक्रॉस इंडिया टू मैनेज द वर्क। अरे मैम फिर आप शुरू हो गए। याद रखना तुम भी यही करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ ना, तुम भी यही करोगे। तुम्हें बार बार याद दिलाना है खुद को कि केस स्टडी ऊपर से क्यों पढ़ के मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पहले जाओ फटाफट क्वेश्चन में, देखो क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मैम अगर नेचर बोलता, ऑब्जेक्टिव बोलता, करेक्टरिस्टिक बोलता समझ भी जाते, कॉन्सेप्ट के लिए तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। चलो जी, हाँ कहाँ थे हम? ये काम कर रहा है ओवरऑल इंडिया में, इसकी 8 टीम्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। और आशीष जो है बहुत सारा खर्चा कर रहा है। एक ऑर्डरली पैटर्न डेवलप किया है इसने।
ठीक है जी, इसने डेवलप किया एक ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, इंश्योर किया, सिक्योर किया यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, टू इंश्योर सुइटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क ऑफ द मेंबर्स, सी दैट टास्क आर परफॉर्म्ड विद हार्मनी, ये इंश्योर क्या कर रहा है कि जो टास्क हैं वो सही से काम हो रहे हैं, ये यूनिट ऑफ एक्शन लेके आ रहा है, एक ऑर्डरली पैटर्न देख रहा है। तो अब जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो जी, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में, अभी तक के तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए, इसको होमवर्क में लिखना है और इसका आंसर पूरा एक बार फ्रेम करना है जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। पहले कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल वैसे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंस लिखो। क्या लाइन कोड बोली, लाइन कोड बोली नहीं, मैंने बोला कि जो ऊपर आइडेंटिफाई किया उसी का लाइन कोड, वो उसी का इंपॉर्टेंस लिखना है, तो कोई भी एक इंपॉर्टेंस लिख देना। चलो जी, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हो गए और कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, सबका हो जाना चाहिए। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। फीचर्स याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है। पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लानर बिजनेस, ठीक है, इसका नाम है ड्रीम्स अनलिमिटेड, 2016 में शुरू किया था और इनका टारगेट था कि टॉप 10 में हम आ जाएं अगले 3 सालों में। इसके लिए इसने लोगों को हायर किया जिनके पास डिफरेंट स्किल्स थी, इसने बहुत मेहनत करी और सारे एफर्ट्स को यूनाइट कर दिया। द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर जो थी वो बदलती जा रही थी और कंपनी ने अडेप्ट किया चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ना। एज प्लान्ड कंपनी ने अपने टारगेट्स को अचीव किया 3 साल में, सारे एम्प्लॉयज़ खुश थे, सेटिस्फाइड थे और इसका जो इम्पैक्ट था वो नोटिसेबल था। तो जिस वे में पल्लवी मैनेज कर रही थी, ऐसी ही कुछ 3 फीचर्स हमें बताने हैं और उनकी लाइन कोट करनी है। चलो जी, देख के बताओ जल्दी से, ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और एनी 2 सच फीचर, उनमें से कोई भी 2 बताने हैं, मतलब हम सारे तो नहीं बताने, कोई भी 2 ही बताने हैं। सोचो सोचो, मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। चलो जी, देखेंगे अब इसका आंसर। हमारे पास आंसर मैम पहले उन्होंने अचीव कर लिया गोल, तो गोल ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी पूरी लाइन यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ से आ जाएगी और फिर तुम उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक तो अलग पॉइंट हो गया, अलग हेडिंग हो गई, ठीक है, ये तो अलग हेडिंग हो गई। तुम यहाँ तक कह सकते हो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, डायनामिक वाली हेडिंग जो है ये तो अलग पॉइंट हो गया, डायनामिक फंक्शन वाला। कोई भी 2 लिखने थे, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम ये वाली सेंटेंस को, ये वाली स्टेटमेंट को तब लिखोगे अगर तुम हाईलाइट में डायनामिक फंक्शन करना चाहोगे। एक तो गोल ओरिएंटेड था जहाँ पर उन्होंने 3 साल में अपने गोल को अचीव कर लिया था, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। तीसरा मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है, जहाँ पर बोला कि इसका इम्पैक्ट नोटिसेबल था, लिखा था ना कि इसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड थे, इसका जो इम्पैक्ट था वो नोटिसेबल था। ये वाली जो पॉइंट था हमारा, वो हमारा था मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। डन जी डन, यहाँ पर हमारी सारी केस स्टडीज खत्म होती है। बोलो जी जल्दी से, सब कुछ आ गया सबको? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। आई होप अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया हो, जो भी टिप्स दिए हूँ, जो भी पैटर्न बताया हो, सब कुछ तुम्हें अच्छे से आ गया हो, ठीक है। अब तुम्हारा टास्क क्या है, मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी बारी आती है। हमारी बारी क्या है, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, PYQs तो मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए, ठीक है। 2024 तक के हमने सारे कर लिए, इवन कुछ को 23 के भी लिए हैं, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी तक करा दिया, इसके बेसिस पर अब तुम कोई भी 5 केस स्टडी उठाओ और उसको एज इट इज़ जैसे मैंने बोला वैसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। होमवर्क और 2 मैंने होमवर्क भी दिए, तो 7 होमवर्क हो गई है ना, 7 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो गए। तो ये 7 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर इन 7 क्वेश्चन को कर लोगे, आई गारंटी चैप्टर 2 तक आते आते तुम्हें लगेगा अरे केस स्टडी तो हलवा है, इसमें क्या ही, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही केस स्टडी को मैं अच्छे से कर लेना है। बिजनेस में 100/100 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उसको अचीव ज़रूर करना है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।